सो गाइस फाइनली एवेंजर्स एंड गेम रिलीज़ हो चुकी है और उस मूवी को मैंने कल ही देखा है। उसके ऊपर मैं छोटा सा एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे चुका हूँ और मेरा रिएक्शन भी आपने देखा होगा, जो कि मैंने एक ब्लॉग के अंदर बनाया था। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। क्योंकि अब मुझे ये भी उम्मीद है कि कल फ्राइडे था और फर्स्ट शो लगा था, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने तो वो मूवी देख ली होगी और आपके दिल में कुछ सवाल वगैरह भी होंगे। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना अब जो है इसके ऊपर एक रिव्यू बनाया जाए, मतलब स्पॉइलर फ्री रिव्यू नहीं बल्कि एक रिव्यू बनाया जाए जिसमें हम थोड़ी डिटेल में मूवी के प्लॉट के ऊपर बात करने वाले हैं कि इस मूवी के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, कुछ मेन कैरेक्टर्स जिनके अंदर ट्विस्ट वगैरह थे वो हम बात करेंगे। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ एवेंजर्स एंड गेम का रिव्यू। और अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप मूवी देख लीजिएगा, उसके बाद मेरी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो स्पॉयलर का ख्याल रखे बगैर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो मूवी है बहुत बड़ी थी, मतलब 3 घंटे की मूवी थी, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसको इस तरह से डायरेक्ट किया था कि हर 1 घंटे के बाद स्टोरी के अंदर थोड़ा बहुत शिफ्ट आ रहा था। पहले की जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा स्लो चलाई थी, जिससे लोगों को शिकायत थी कि यार इतनी स्लो स्टोरी चलाई है। मार्वल की मूवीज़ में तो ऐसा नहीं होता है, उसमें तो एक्शन होता है, कॉमेडी होती है, लेकिन पहले की जो 1 घंटा था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। और मुझे ये चीज़ वैसे सही लगी क्योंकि ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि इन्फिनिटी वॉर के बाद दुनिया पे क्या असर पड़ा है और लोगों के दिलों पे लोगों का क्या हाल है। तो हमने कैप्टन नताशा वगैरह सबको देखा कि उनकी बहुत बुरी हालत हुई भी होती है। दूसरी तरफ हमने टोनी को देखा कि वो स्पेस के अंदर फंसा होता है, और जैसे कि मैंने अपनी थ्योरी में बताया ही था कि हो सकता है कि कैप्टन मार्वल ही टोनी को वापसी अर्थ पे लेकर आएंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और वैसे इस मूवी के अंदर मेरी काफ़ी ज़्यादा थ्योरी सही हुई है, जो कि मैंने अपने दोस्तों और इस चैनल पे शेयर करी थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरी स्पेकुलेशन जो है थोड़ी बहुत सही हो गई है। तो टोनी तो इस तरह अर्थ पर वापसी आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जब अर्थ पर आता है तो उसका कैप्टन से अभी भी बहुत ज़्यादा दिल उठा हुआ होता है। मतलब सिविल वॉर का जो इवेंट है अभी भी उसके दिल में है। और जब कैप्टन उससे पूछता है थैनोस का रास्ता, तो वहाँ पे उसकी हट जाती है और बोलता है कि वहाँ पे टोनी बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि हमें एक कवच बनाना चाहिए दुनिया पे, लेकिन तुम्हारे उसूल उसके बीच में आ रहे थे और तुमने मुझे मना कर दिया। और अब देखो हमारे साथ वही हुआ जो मैंने कहा था, हम लोग हार गए। और टोनी ये भी बोलता है कि तुमने मुझसे ये भी कहा था कि अगर हम हारेंगे तो साथ हारेंगे, लेकिन जब मैं हारा तो तुम मेरे साथ नहीं थे कैप्टन। तो ये बात टोनी की जो है मेरे बिल्कुल दिल पे जाके लगती है। मतलब बंदा यार बात सही कह रहा था। और अगर आपको पता नहीं कि ये सारी बातें कब कही थी कैप्टन और टोनी के बीच में, तो ये अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ये सीन हुआ था जब वो अल्ट्रॉन को बना रहा होता है। तो कैप्टन और आयरन मैन के बीच में छोटी सी बहस होती है, वो इसी बारे में हो रही होती है। तो यहाँ पे जो है टोनी काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है और इन लोगों को तकरीबन छोड़कर जा चुका होता है एवेंजर्स को। लेकिन ये एवेंजर्स थैनोस पर प्लान बनाते हैं अटैक करने का, और उसमें कैप्टन मार्वल भी अब इनके साथ होती हैं और नेबुला भी। तो नेबुला वगैरह ये लोग एक प्लेनेट पे जाते हैं। बेसिकली ये वही जगह है जहाँ पे इन्फिनिटी वॉर के बाद थैनोस जाके रहने लगा था। और हम देख भी सकते हैं कि उसके हाथ में वो गॉन्टलेट जो है बहुत बुरी तरीके से चिपक चुका है। अब उसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमें मूवी में ये पता चलता है कि इनको इसकी लोकेशन ऐसे पता चलती है क्योंकि एक बार दोबारा स्नैप किया गया था, और स्नैप करने की वजह से जब भी कोई स्नैप करता है इन्फिनिटी स्टोन से तो उससे एक बहुत बड़ा एनर्जी सर्च पैदा होता है। और उन्होंने इसी एनर्जी सर्च को डिटेक्ट करा जो कि उनको उस प्लेनेट पे से मिला। तो तभी इसको ट्रैक करते हुए वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बेचारा थैनोस बिल्कुल खेती बाड़ी कर रहा होता है और वो अकेले रह रहा होता है। लेकिन स्नैप की वजह से हम देखते हैं कि उसकी आधी बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा हुआ होता है और ऐसा लगता है कि वो कुछ दिनों में शायद मर ही जाएगा, उसका इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा है। और हम तभी देखते हैं इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एवेंजर्स यानी कैरल वगैरह जो है इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त अटैक करते हैं। थॉर आता है, सबसे पहले उसका हाथ काटता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि गॉन्टलेट में स्टोन्स होते ही नहीं हैं। तो वहाँ पे थैनोस पूछने के बाद ये बताता है कि उसने स्नैप इसीलिए करा था ताकि वो स्टोन्स ही ख़त्म हो जाएं। मतलब उसने इन्फिनिटी स्टोन्स का ही इस्तेमाल करा और इन्फिनिटी स्टोन्स को ही इस एग्जिस्टेंस से मिटा दिया। मतलब थैनोस का एक ही ख्वाब था कि वो इस यूनिवर्स के अंदर बैलेंस लाएगा। अब अगर वो बैलेंस बन गया है तो थैनोस को इस पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पावर हंगरी नहीं है, वो कोई विलन नहीं था, उसको सिर्फ इस दुनिया में बैलेंस लाना था और जो वो ले आया है। और इसलिए उसको अब इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई ज़रूरत नहीं है और उसने इसलिए स्टोन्स को मिटा दिया ताकि इसने जो किया है उसको कोई दोबारा सही ना कर सके, क्योंकि ये वो अनहोनी है जिसको कोई सही नहीं कर सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं थॉर को गुस्सा आता है और वो सीधा सीधा थैनोस का सर उड़ा देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होने वाला है। मतलब जब ये सीन हुआ तो मैं बिल्कुल हिल के रह गया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि थैनोस जो है बेसिकली इस यूनिवर्स के अंदर मर चुका है और साथ साथ इन्फिनिटी स्टोन्स भी अब इस यूनिवर्स के अंदर नहीं हैं। तो इस मूवी के अंदर अब जो बड़ी प्लॉट पॉइंट आता है वो है टाइम ट्रैवल, जो कि हम देखते हैं कि क्वांटम रेलम के जरिए ही करेंगे और एंड मैन ही इसका राज है, मतलब एंड मैन ही इसकी की है जो कि इनको बताएगा कि किस तरह से इनको करना है। लेकिन हम देखते हैं एवेंजर जब टोनी के पास जाते हैं समझाने के लिए उसको कि हम ये दोबारा कर सकते हैं, तो टोनी उनको साफ मना कर देता है क्योंकि टोनी की सरप्राइजिंगली एक बच्ची भी हो गई है जिसका नाम मॉर्गन स्टार्क है। और बेसिकली देखा जाए कि कॉमिक के अंदर मॉर्गन जो है टोनी स्टार्क का कज़न होता है जो कि उसका दुश्मन भी होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मॉर्गन स्टार्क उसकी बेटी को दिखाया है और पेपर के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, अपनी बेटी को वापसी खोना नहीं चाहता। लेकिन हम देखते हैं कि जब कैप्टन वगैरह को वो मना कर देता है तो कैप्टन इसकी और के पास जाता है और वो कोई और होता है प्रोफेसर हल्क। जी हाँ, ये भी थ्योरी मेरी बिल्कुल सही हो गई। मैंने बोला था कि हमें प्रोफेसर हल्क दिखने वाला है एंड गेम के अंदर और बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
तो हमें बताता है बैनर कि उसने 12 महीने या 12 हफ्ते का टाइम था जिसमें उसने कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करी, जिसके बाद उसने बैनर का दिमाग और हल्क की बॉडी को एक कर दिया। तो यहाँ से हमें हल्क का नया रूप दिख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा फनी और कूल भी था। अच्छा, यहाँ से फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है क्वांटम रेल में टाइम ट्रैवलिंग की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टोनी स्टार्क के दिल में भी ये ख्याल आता है पीटर पार्कर की तस्वीर देख के कि क्यों ना उसको ये करना चाहिए, कम से कम उसके लिए तो करना ही होगा क्योंकि वो जो था उसके साथ था और उसने जो उसको खो दिया है। तो हम देखते हैं टोनी जो है बेसिकली एक टाइम मशीन बनाने की तैयारी कर रहा होता है और उसमें वो सरप्राइजिंगली जो है सक्सेसफुल भी हो जाता है, जिसकी उम्मीद उसने भी नहीं करी थी। लेकिन टोनी तो फिर टोनी है ना। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एवेंजर्स हेडक्वार्टर वापसी आता है, कैप्टन से दोस्ती करता है और साथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो कि उसने सिविल वॉर के एंड में मांग ली थी वो उनको वापसी कर देता है और बोलता है कि मुझे अपनी पुरानी टीम चाहिए ये सब करने के लिए। तो इस तरह हम देखते हैं क्योंकि अब इस मूवी के अंदर टाइम जंप भी दिखाया गया है, जो कि मैं आपको सॉरी बताना भूल गया कि 5 साल का टाइम गुजर चुका है इन सब इवेंट को। मतलब जब थैनोस का सर काटा था थॉर ने तो उसके बाद 5 साल का टाइम गुजर गया और सब लोग इधर से उधर हो चुके थे। कैरल जो थी वापसी स्पेस के अंदर चली गई थी, नेबुला रॉकेट भी अपने स्पेस अपने रास्ते निकल गए थे और सब लोग अपने अपने रास्ते निकल चुके थे। लेकिन टोनी के बुलाने के बाद सारी टीम वापसी जमा होती है, नेबुला रॉकेट, एंड मैन, वॉर मशीन, हल्क, कैप्टन, नताशा, ये सब। तो अब जो है नताशा जो है हॉकाई को देखने के लिए जाती है जो कि बेसिकली अब अपनी फैमिली को खोने के बाद मारपीट पर लग गया होता है और उसने रोनियन का रूप ले लिया होता है। तो नताशा वहाँ से उसको वापसी लेकर आती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हल्क जो है जाता है थॉर को वापसी लेने के लिए और थॉर बेसिकली यहाँ पे उसने अर्थ के ऊपर एक नया एसगार्ड बना लिया होता है। जैसा कि ये थ्योरी भी मैंने आपको कहा था कि कॉमिक्स में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि नॉर्वे के अंदर वो जाके जो है अपना एक नया एसगार्ड बना लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्करी, कॉर्क, मीक और जो बचे हुए एसगार्डियंस हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं और वो यहीं पे रह रहे हैं। लेकिन हम थॉर का यहाँ पे एक नया रूप देखते हैं जिसको देख के मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ। मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों ने इसको ऐसा बनाया तो क्यों बनाया। मतलब मैंने सोचा था कि ये बहुत जल्द होने वाला है कि थॉर को जो है किंग थॉर का रूप दिया जाएगा, लेकिन यार उन्होंने जो है कुछ ज़्यादा इस कैरेक्टर को फ़नी करने की कोशिश के चक्कर में उसको ख़राब कर दिया है। मतलब थॉर जो है उसको मतलब हम जब भी वो मूवी में आ रहा था ऐसा लग रहा था कि बस उसको ऐसा जोक इस्तेमाल किया गया है, उसको कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। उसकी दिमागी हालत ऐसी दिखाई है कि वो सनकी सा हो गया थोड़ा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था इन मूवी के डायरेक्टर्स को। और मैंने ये भी उम्मीद करी थी कि इस मूवी के एंड तक ये सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये तो है कि मूवी के एंड में जब हमने थॉर को देखा तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि बेसिकली सारे एवेंजर्स जमा हो जाते हैं, वो लोग टाइम में पीछे जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, टाइम से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि टाइम में ये लोग पीछे उस टाइम पे जाने की सोच रहे होते हैं जब थैनोस को हाथ इन्फिनिटी स्टोन्स लगे ही नहीं थे। मतलब उन लोगों को पता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ पे थे, तो वो लोग जाके बेसिकली टाइम में पीछे उन स्टोन्स को कैप्चर कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, उस टाइमलाइन के अंदर कभी यानी कि पास्ट के अंदर थैनोस को कभी स्टोन्स मिलेंगे ही नहीं और वो कभी स्नैप करेगा ही नहीं। तो मतलब जब ये लोग वापसी टाइम में आगे लौट कर आएंगे और दोबारा स्नैप करेंगे तो वो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। लेकिन यहाँ से ब्रूस ये भी बात बताता है कि अगर हम पीछे से स्टोन जाके ले भी आएँ तो उससे फिर भी कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि वो हमारा पास्ट है और ये हमारा फ्यूचर है जो कि पहले ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर हम पास्ट में जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हम सिर्फ एक और अल्टरनेट यूनिवर्स बना देंगे जिसके अंदर सब कुछ सही तो हो जाएगा, लेकिन ये वाली यूनिवर्स ये ऐसी ही चलती रहेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। टाइम ट्रैवल का उनको कोई खास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए लेकिन ये लोग फिर भी जो है उस स्टोन को लेने के लिए वापसी टाइम में जाते हैं और रिस्क लेते हैं ताकि पता चल सके कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो यहाँ से बेसिकली देखते हैं कि वो लोग टाइम में पीछे जाते हैं, यानी न्यूयॉर्क वाली बैटल में जाते हैं 2012, एसगार्ड पे जाते हैं 2013 और मोरैक प्लेनेट पे जाते हैं 2014 और साथ में हॉकाई और नताशा जो है वॉरमीर पे जाते हैं और यहाँ पे जो है सब अपने अपने इन्फिनिटी स्टोन्स किसी ना किसी तरीके से जमा करते हैं। और मज़े की बात, जब थॉर एसगार्ड पे होता है 2013 वाले टाइम पे तो वहाँ पे म्योनियर मौजूद होता है और थॉर वहाँ से आते हुए जो है म्योनियर अपने साथ ले आता है और वो ये देख के बहुत खुश होता है कि वो अभी भी वर्दी है। साथ में देखते हैं कैप्टन और टोनी 1970s के अंदर भी ट्रैवल करते हैं जहाँ पे हमें स्टैनली के कैमियो भी मिलता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब एमसीयू के अंदर स्टैनली का लास्ट कैमियो था जो कि फिल्म किया गया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टोनी जो अपने बाप से भी नहीं हॉवर्ड स्टार्क से भी मिलता है और कैप्टन जो है पैगी कार्टर को भी देखता है और यहाँ से ये लोग सब वापसी आ जाते हैं। लेकिन सोल स्टोन के लिए वॉरमीर पे गए थे नताशा और हॉकाई और वहाँ पे जाने के बाद उनको पता चलता है रेड स्कल के जरिए कि उनमें से किसी एक को अपनी जान देनी होगी और वहाँ पे दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि कौन जान देगा कौन नहीं। लेकिन अल्टीमेटली ब्लैक विडो जो है अपना वहाँ पे सेक्रीफाइस कर देती है। तो यहाँ पे ब्लैक विडो का मर जाना बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि हमने सुनने में आया कि अगले साल ब्लैक विडो की मूवी आने वाली है। तो इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके साथ डिटेल में बात करूँगा। तो अभी यहाँ पे जो है सोल स्टोन लेके हॉकाई वापसी लौटता है लेकिन नताशा नहीं लौटती, जिसकी वजह से पूरी एवेंजर्स की टीम सदमे में होती है। लेकिन ब्रूस बोलता है कि अब जो हुआ वो हुआ, उसने इसके लिए कुर्बानी दी है और हम उसकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाने देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। टोनी जो है अपनी टेक का इस्तेमाल करता है और इन्फिनिटी गॉन्टलेट तैयार करता है क्योंकि अब उनके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद होते हैं। अब गॉन्टलेट तो तैयार हो गया लेकिन उसको पहनेगा कौन? तो
जब पहनने की बारी आती है तो थॉर सबसे आगे आ रहा होता है, क्योंकि थॉर बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मेरी रगों के अंदर बिजली दौड़ती है, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। और बेसिकली थॉर का एक बहुत बड़ा रिग्रेट था जो कि उसने पूरा करना था, क्योंकि वो थैनोस के सर पर अगर उस दिन अटैक कर देता ये सब होता ही नहीं। तो इसलिए वो बोल रहा था कि ये जिम्मेदारी मुझे दो, मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करना। लेकिन बैनर ये बात बोलता है कि नहीं, ये मैं ही करूँगा, क्योंकि इसके अंदर से कुछ रेडिएशन निकल रही है जो कि मोस्टली गामा रेडिएशन है, और ये मेरे लिए ही बना है, क्योंकि हमें पता है कि हल्क भी जो है गामा रेडिएशन की वजह से ही बना था, और उसको अब गामा रेडिएशन से कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए ब्रूस जो है वो 4 टैग का बनाया हुआ इन्फिनिटी गॉन्टलेट अपने हाथ में पहनता है, और हम देखते हैं कि जब वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनता है तो वो एक इनक्रेडिबल पावर इस्तेमाल करता है जिससे वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो थॉर बोलता है कि तुम गॉन्टलेट उतार दो, इसको मैं पहनूंगा। लेकिन हल्क जो है फिर भी बर्दाश्त करता है और वहाँ पे फाइनली वो स्नैप कर देता है। लेकिन हमें ये बात पता है कि जब वो लोग टाइम में पीछे गए थे तो थैनोस को ये बात पता चल गई थी कि आगे फ्यूचर में से एवेंजर्स वापसी आए हुए हैं जो कि मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेबुला जो थी वो अपनी पुरानी वाली नेबुला यानी वहाँ 2014 की नेबुला, उन दोनों की मेमोरीज आपस में क्रैश करने लग गई। तो इस तरह पुरानी वाली नेबुला के दिमाग में इस वाली नेबुला की मेमोरीज आना शुरू हो गई थी, क्योंकि बेसिकली इसकी जो पार्ट्स हैं वो साइबरनेटिक पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं। तो इसलिए इन दोनों की आपस में कनेक्शन पैदा हो गया, जिसकी वजह से थैनोस ने सब देख लिया था कि फ्यूचर में आगे क्या हुआ था, कि किस तरह से उसने इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लिए थे, पूरी यूनिवर्स के आधे लोगों को मार दिया था, लेकिन उसको आखिर में थॉर ने मार दिया था। तो अब जो था उसको ये ठीक करना था, अपना फ्यूचर से ठीक करना था। तो इसलिए वो जो है नेबुला की जगह उस वाली नेबुला को भेज देता है वापसी टोनी स्टार्क लोगों के पास, जो कि इविल नेबुला होती है, और असली नेबुला को अपने साथ ही रख लेता है। और उसमें से जो है इविल नेबुला असली वाली नेबुला के पास से पिम पार्टिकल ला के थैनोस को दे देती है, जो कि वो अपनी शिप के अंदर लगा लेता है, और इसी की वजह से वो जो है वापसी इस वाली नई यूनिवर्स में आता है क्वांटम टनल को इस्तेमाल करके। तो आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि यार थैनोस का इतना बड़ा शिप है वो कैसे क्वांटम टनल से आ गया। तो बेसिकली नेबुला ने आपने देखा होगा कि उसको पिम पार्टिकल निकाल के दिया था, तो वो पिम पार्टिकल का इस्तेमाल थैनोस ने अपनी शिप के लिए करा था और अपनी पूरी आर्मी को छोटा कर दिया था, और इसी तरह वो क्वांटम रेलम से यहाँ पे आया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रूस बैनर स्नैप तो कर देता है, जिसकी वजह से आधी पॉपुलेशन जो मिट गई थी वो वापसी आ जाती है। हॉक आई की वाइफ का फौरन फ़ोन आता है, इससे ये बात कंफर्म हो जाती है। बाहर पौधे और चिड़िया वगैरह खिलखिलाना शुरू कर देती हैं। लेकिन एंड मैन जब ये बाहर देख ही रहा होता है तो पता चलता है कि नेबुला ने उस मशीन का इस्तेमाल करके अपने बाप थैनोस को यहाँ पे बुला लिया होता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होगा कि ये थैनोस कौन है, क्योंकि ये थैनोस बेसिकली 2014 वाला थैनोस है, पुराना थैनोस, जो कि अपने फ्यूचर में आ गया है। और हम देखते हैं कि वो अपने बड़े से शिप जो कि सेंचुरी 2, जो कि आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा शिप था, उसने जो है अब एवेंजर्स हेडक्वार्टर के ऊपर ना कुछ बोला ना कुछ सुना, सीधा सीधा अटैक कर दिया। पूरा हेडक्वार्टर जो है बर्बाद होकर रह गया। सारे एवेंजर्स इधर से उधर बिखर गए, गॉन्टलेट भी इधर से उधर बिखर गया, जिसके अंदर अभी भी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए थे। और वो जाके मिलता है हॉकाई को, और हॉकाई किसी तरह उस गॉन्टलेट को बचाता है। और यहाँ से बेसिकली हमारा मूवी का अब फाइनल बैटल का सीन आता है। और इस बैटल के अंदर जितनी चीज़ें नोट कर सकते थे हमने करी हैं, लेकिन ये बैटल इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि इसने हमें बैठने नहीं दिया अपनी सीटों के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो है बेसिकली बहुत कुछ होने वाला है। हम देखते हैं कि थॉर जो है अब अपने दोनों हैमर्स अपने पास बुलाता है, यानी म्योनियर भी जो कि वो पुरानी टाइमलाइन से लेकर आया था, और स्टॉर्म ब्रेकर भी। लेकिन अब बेसिकली हम यहाँ पे जो एक शॉकिंग बात देखते हैं वो थैनोस की होती है, क्योंकि थैनोस को पता चल गया होता है कि उसने आधे लोगों को भी बर्बाद कर दिया, और वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि जो आधे लोग बचेंगे वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन तुम इंसान सुधरने वाले नहीं हो, एक चीज़ को पकड़ के रोते ही रहते हो। तो अब मैं इस पूरी यूनिवर्स को ख़त्म कर दूंगा, मतलब लिटरली पूरी यूनिवर्स ख़त्म कर दूंगा, और एक नई यूनिवर्स बनाऊंगा जिसमें लोग मेरी पूजा करेंगे। मतलब वो अपने आप को सुप्रीम गॉड बनाना चाहता है। पहले वो ऐसा नहीं चाहता था, पहले वो विलनस नहीं था, लेकिन उसने जब ये सब देखा कि उसके साथ क्या हुआ फ्यूचर के अंदर, तो वो अब विलनस हो गया है। और वो इस तरह पूरी की पूरी जो है अपनी आर्मी यहाँ पे लेकर आ जाता है, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका, थॉर और आयरन मैन वो तीनों मिलकर इसका सामना करते हैं। और ये लिटरली बहुत ज़बरदस्त मौका होता है, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट होती है जब हमने मार्वल के बिग 3 को एक साथ देखा, एक जंग को लड़ते हुए। हम यहाँ पे देखते हैं कि थॉर जो है अपना स्टॉर्म ब्रेकर, म्योनियर दोनों इस्तेमाल कर रहा होता है, कैप्टन अपनी शील्ड, आयरन मैन अपना मार्क 85 आर्मर इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन थैनोस, जिसके पास अभी इन्फिनिटी स्टोन्स है भी नहीं, सिर्फ इसकी एक स्वॉर्ड होती है, वो सिर्फ उसी से उन तीनों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। मतलब लिटरली यहाँ पे मैं थैनोस की पावर देख के बिल्कुल इंप्रेस्ड रह गया। तीन सबसे बड़े एवेंजर जो हैं वो उससे लड़ रहे हैं बगैर इन्फिनिटी स्टोन्स के, वो फिर भी उनसे लड़ रहा है। तो ये लिटरली थैनोस की ये विन थी। हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर अपनी पूरी जान लगा देता है, मतलब स्टॉर्म ब्रेकर की, म्योनियर की, हर चीज़ की, अपनी थंडर की पावर, लेकिन फिर भी थैनोस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो हम यहाँ पे देख सकते होते हैं कि थॉर को अपने स्टॉर्म ब्रेकर से मार रहा होता है, लेकिन थैनोस उल्टा ही उसका स्टॉर्म ब्रेकर उसके सीने में घुसा रहा होता है। और तभी यहाँ पे जो है इस पूरी मूवी का सबसे बेस्ट सीन आता है, जहाँ हम देखते हैं कि म्योनियर पड़ा हुआ होता है और उसको कैप्टन अमेरिका उठा लेते हैं और थैनोस के ऊपर अटैक करते हैं। मतलब यार यहाँ पे मैं हिल के रह गया था
ये चीज़ का मुझे अंदाज़ा था कि कैप्टन हैमर उठाने वाले हैं, मैंने बहुत बार बात भी करी थी, लेकिन यार इस सीन को देखने के बाद दिल बिल्कुल हिल के रह गया था और मज़ा ही आ गया। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम ये चीज़ देख चुके थे कि कैप्टन ने थॉर का हैमर हिला दिया था और अब दोबारा म्योनियर को लाने का मकसद ही यही था कि कैप्टन अमेरिका उसको उठाने वाले हैं। और हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका हैमर और शील्ड का इस्तेमाल करके थेनोस को बहुत ज़बरदस्त टक्कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आयरन मैन बेहोश होता है और थॉर भी बिल्कुल अपनी हल्की हालत में पड़ा हुआ होता है। तो कैप्टन अमेरिका थेनोस के आगे ज़्यादा देर तो टिक नहीं पाते हैं और दूसरी तरफ थेनोस जो है कैप्टन की शील्ड तोड़ देता है, जो कि वाइब्रेनियम की शील्ड होती है, और उसकी स्वॉर्ड जो है उस वाइब्रेनियम को तोड़ देती है। तो बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे थेनोस अपनी पूरी इन्वेजन लेकर आता है, मतलब चित्तौरी आर्मी, उसकी आउटराइडर की आर्मी, उसके जो बच्चे हैं ब्लैक ऑर्डर, सबको यहाँ पे लेकर आता है और बोलता है कि इस प्लेनेट को मैं पूरा बर्बाद करके रख दूंगा और फिर पूरी यूनिवर्स को जो गॉन्टलेट तुमने मेरे लिए जमा करा है उसका इस्तेमाल करके। दूसरी तरफ नेबुला जो है, इविल नेबुला, वो उस गॉन्टलेट को तलाश करने में लग जाती है, जो कि हॉकाई लेके घूम रहा होता है। आपको ये बात तो याद होगी ना कि हल्क ने स्नैप कर दिया था, जिसकी वजह से आधे लोग वापसी आ गए थे। आधे लोग आने का क्या मतलब है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा हो गए हैं, फैल्कन, स्कारलेट विच, विंटर सोल्जर, जो कोई भी मारा था, स्पाइडरमैन, स्टार लॉर्ड, गार्डियंस की टीम, सब लोग जिंदा हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं अब कैप्टन जो है बिल्कुल पूरी आर्मी के सामने थेनोस की अकेले खड़े होते हैं और अभी भी आगे ही बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके कान में आवाज़ आती है ऑन योर लेफ्ट, और वहाँ पे सैम विल्सन होता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है जहाँ पे वकांडा से ओकोए, ब्लैक पैंथर और शूरी इंटर होते हैं, और साथ में उसके पीछे जितने भी लिटरली जितने भी मार्वल कैरेक्टर होते हैं, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, वॉन्ग, वैल्किरी अपने घोड़े के ऊपर यानी पैगासस के ऊपर, एसगार्डियंस, जितने भी सॉर्सरर्स होते हैं अर्थ के ऊपर, हर कोई, स्पाइडरमैन, मतलब यार ये सीन देख के तो दिल खुश हो गया। ऐसा सीन आज तक ना कभी किसी मूवी में देखा है और ना ही मुझे लगता है हम कभी देखेंगे भी। इतना ज़बरदस्त एपिक सीन कि हमने पूरी जितने भी मार्वल मूवीज़ के अंदर अब तक जितने हीरोज़ थे सबको एक साथ और उसके सामने थेनोस की पूरी आर्मी और थेनोस। तो यहाँ पे ये जो सीन था इसने मेरा दिल छू लिया था, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। और यहाँ पे जो बैटल होती है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। इस बैटल के कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसा कि स्कारलेट विच और थेनोस का आमना सामना। यहाँ पे हमने स्कारलेट विच को उसके अल्टीमेट पावर पे देखा है, मतलब उसने अभी भी यही बोला कि तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुके हो, क्योंकि बेसिकली विजन जो था उस स्नैप से पहले मरा था और वो चाह के भी अब वापसी नहीं आ सकता, जबकि सब वापसी आ गए हैं। तो स्कारलेट विच इस बात पर गुस्सा होती है और थेनोस से बहुत ज़बरदस्त मुकाबला करती है और थेनोस को तकरीबन मार ही देती, लेकिन थेनोस तभी जो है अर्थ के ऊपर फुल इन्वेजन अटैक कर देता है और रॉकेट्स मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्कारलेट विच डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और थेनोस की जान बच जाती है। लेकिन वहीं पे देखते हैं कि कैप्टन मार्वल भी अपनी ज़बरदस्त एंट्री करती हैं। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात यह है कि कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर को इन्होंने वैसा नहीं रखा जैसा हम सोच रहे थे। हम समझ रहे थे कि कैप्टन मार्वल जो इस मूवी को आगे ख़राब कर देगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो हमारे मेन एवेंजर्स के ऊपर से फोकस हटा देगी, लेकिन डायरेक्टर्स ने ये बहुत अच्छा काम करा कि कैप्टन मार्वल को सिर्फ शुरू और आखिर में रखा बस, और वो भी थोड़े थोड़े पीरियड टाइम के लिए। अब हम लिटरली एक मूवी के क्लाइमेक्स को पहुंचते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल यहाँ पे थेनोस से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुकाबला करती हैं और इस वक्त थेनोस के हाथ में पूरे 6 के 6 इन्फिनिटी गॉन्टलेट और स्टोन्स मौजूद होते हैं। तब भी कैप्टन मार्वल उसका सामना कर रही होती हैं, लेकिन फिर थेनोस अपनी ट्रिक इस्तेमाल करता है और कैप्टन मार्वल को दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर कैप्टन मार्वल की पावर को देख के मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ हूँ और मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं शायद कैप्टन मार्वल का कंपैरिजन करवाऊंगा मार्वल के हीरोज़ से, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली आखिर में सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज जो है टोनी स्टार्क की तरफ इशारा करते हैं कि यही एक रास्ता है और टोनी स्टार्क थेनोस से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन टोनी स्टार्क जब उसका गॉन्टलेट खींच रहा होता है तो तभी थेनोस उसको मार के पीछे कर देता है और वो स्नैप कर देता है, लेकिन स्नैप का कोई असर नहीं होता क्योंकि जब वो देखता है तो गॉन्टलेट के अंदर स्टोन्स होते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क ने जब गॉन्टलेट छीनने की कोशिश करी तो उसने वो सारे स्टोन्स उसमें से निकाल लिए थे और उसके नैनो टेक्नोलॉजी का जो सूट था उसकी वजह से वो अपने हाथ के अंदर ही एक और नया गॉन्टलेट बनाता है। और लिटरली आयरन मैन जो इस वक्त पूरे के पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को अपने ऊपर महसूस कर रहा होता है और वो थेनोस को बोलता है कि आई एम आयरन मैन, और वो स्नैप कर देता है। और स्नैप की वजह से होता है कि थेनोस की जो आर्मी होती है वो पूरी डस्ट बन जाती है और साथ में थेनोस भी, मतलब थेनोस का ये वाला किस्सा भी ख़त्म हो गया। पुराना थेनोस नया थेनोस दोनों मर चुके हैं। अब इस स्नैप की वजह से यहाँ पे इस मूवी का सबसे सैडेस्ट मोमेंट आता है जहाँ पे लिटरली मैं रो गया था, मुझसे अपने आंसू कंट्रोल नहीं किए गए, क्योंकि हम देखते हैं कि इस स्नैप की वजह से टोनी स्टार्क बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये पावर किसी आम इंसान के लिए नहीं थी, लेकिन टोनी ने स्नैप करा और उसने समझ लीजिए अपनी जान खो दी। और जब टोनी स्टार्क की डेथ होती है, सच में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट था। टोनी स्टार्क एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको हम शुरू से देख रहे हैं और उसके बगैर हमें किसी मूवी में मज़ा ही नहीं आता था, और इस तरह से अब उसकी हमें यहाँ पे डेथ देख के, उसका सेक्रीफाइस देख के मुझे यानी बिल्कुल भी अभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा है कि उन्होंने सच में टोनी स्टार्क को मार दिया है। फिर यहाँ से हमारी मूवी हमारी एंडिंग की तरफ जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जो है बेसिकली वो मर जाता है। इसका फ्यूनरल बहुत अच्छे तरीके से किया है और मैं खुश हूँ, मतलब उसको जो एंडिंग मिली है वो बहुत अच्छी एंडिंग मिली है, सेटिस्फाइड एंडिंग मिली है। और मुझे लगता है कि इससे अच्छी शायद उसके लिए कोई एंडिंग हो नहीं सकती थी, क्योंकि कुछ भी हो एक न एक दिन तो इन सारे कैरेक्टर को रिटायर होना ही था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मतलब इस रोल को करते हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो कभी ना कभी तो उनको रिटायरमेंट लेनी ही थी। मतलब यही एक अच्छा तरीका था उनकी जर्नी को एंड करने के लिए।
और ऑल दो मैं सैड तो हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि उनको एक अच्छा एंड दिया डायरेक्टर्स ने। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अब बेसिकली थॉर जो होता है वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम को ज्वाइन कर लेता है और साथ में मजाक भी करता है कि अब इस टीम को बुलाएंगे हम एज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जो कि बेसिकली अभी ऑन गोइंग एक सीरीज चल रही है। तो इसके ऊपर मैं सारी अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं कैप्टन की जर्नी, थॉर की जर्नी, आयरन मैन की जर्नी, सबकी जर्नी को अलग अलग डिस्कस करूंगा। इस एक वीडियो में नहीं कर सकता हूँ वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। और इस तरह हम देखते हैं कि हल्क जो है, प्रोफेसर हल्क, वो कैप्टन अमेरिका को स्टोन्स देता है और बोलता है कि अब आपको उनको वहीं पे छोड़कर आना होगा जहाँ से हम लेकर आएँ, क्योंकि हमें बात ये पता है कि उन्होंने पहले ये बात डिस्कस कर ली थी कि ये स्टोन्स वापसी इस्तेमाल करने के बाद वहीं पर रख दिए जाएंगे जहाँ से इनको लिया था, ताकि वो जो पुरानी वाली टाइमलाइन है वो भी ख़राब ना हो और ये टाइमलाइन भी सही रहे। लेकिन हम देखते हैं कि जब ब्रूस बैनर कैप्टन को मशीन में डालता है और बोलता है कि मैं 5 सेकंड बाद आपको दोबारा बुलाऊंगा, हम देखते हैं कि 5 सेकंड गुजर जाते हैं लेकिन कैप्टन लौट के वापसी नहीं आते हैं। और हम दूर कहीं देखते हैं कि एक बेंच पे एक आदमी बैठा हुआ होता है। जब फैल्कन करीब जाके देखता है तो पता चलता है कि वो कैप्टन स्टीव रॉजर्स ही हैं, लेकिन अब वो बुढ़े हो चुके हैं, मतलब उनकी उम्र तकरीबन 90-80 साल की होगी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड जो है फैल्कन को पास कर देते हैं और हमें यहाँ से ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब अगला कैप्टन अमेरिका फैल्कन ही होगा। तो मूवी की एंडिंग जो है मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, पूरी डिस्कस करूंगा डिटेल के अंदर कि कैप्टन अमेरिका किस तरह से टाइम में पीछे गया और उन्होंने क्या क्या किया, और ये सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमारी बेसिकली मूवी का एंड हो जाता है और सरप्राइजिंगली मूवी के अंदर कोई खास पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, लेकिन मूवी के आखिर में हमें मेन एवेंजर्स यानी 6 एवेंजर्स के ऑटोग्राफ्स वगैरह दिखाए गए। और जब एंडिंग बिल्कुल हो रही होती है मूवी की तो हमें 3 आवाज़ें आती हैं जो कि ऐसा लगता है कि मेटल के ऊपर कोई हैमरिंग कर रहा है, और ये सीधा रेफरेंस था आयरन मैन को जब उसने पहली बार अपना सूट बनाया था उस केव के अंदर। तो यहाँ से उन्होंने आयरन मैन को ट्रिब्यूट पेश करा और मूवी जहाँ से शुरू हुई थी, मतलब आयरन मैन से शुरू हुई थी, तो आयरन मैन के ऊपर ही ख़त्म हुई। मतलब अगर आप मेरा रिव्यू पूछेंगे तो ये मूवी एक ऐसी मूवी है कि मूवी की जगह कोई ले ही नहीं सकता है, ना अगले 10 साल में, ना हो सकता अगले 15 साल में। मुझे नहीं लगता कि अगली कोई भी ऐसी मूवी होगी जो कि इसके मुकाबले की हो इतना ज़्यादा। यानी कि ये मूवी जो है बेसिकली फैंस के लिए बनी थी और ऐसा लग रहा था कि फैंस ने खुद ही बनाई है। मतलब हमने ये सोचा था कि यार हमें ये चीज़ चाहिए कि कैप्टन हैमर उठाएं, उन्होंने कैप्टन को हैमर दे दिया। थॉर 2-2 हथौड़े उठाए, किंग थॉर 2-2 हथौड़े उठाए, उन्होंने दे दिए। टोनी जो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट वील्ड करे, उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट वील्ड करा। मतलब हर चीज़ थी इस मूवी के अंदर। प्रोफेसर हल्क था और एक तरफ पूरे के पूरे मार्वल के जितने कैरेक्टर हैं वो सारे एक तरफ खड़े हुए थे। तो ये हमारे समझ लीजिए दिल की जो ख्वाहिश थी वो रूसो ब्रदर्स ने पूरी कर दी हैं। और मैं डायरेक्टर्स को वाकई में जो सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी ज़बरदस्त मूवी बनाई है। मतलब मूवी देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार वाकई में ऐसा मास्टरपीस हमें कोई दे सकता है। इस मूवी के अंदर कुछ बुरा वो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था। हो सकता है इस मूवी को मैं जब 25-30 बार देख लूँ तो मुझे इसकी कोई बुराई नज़र आए, लेकिन अभी तो मैंने उसको 2 बार देखा है और मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। मतलब कोई ऐसी बात है ही नहीं जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी पड़े। तो इस मूवी को लिटरली मैं जो फुल मार्क्स देना चाहूँगा और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि इस मूवी को सिनेमा में देखें। भले अगर आपकी मूवी स्पॉइल हो चुकी है, क्योंकि मुझे पता है नेट पे स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, अगर आपकी मूवी स्पॉइल भी हो चुकी है ना, लेकिन आप फिर भी ये मूवी सिनेमा के अंदर देखें। सिनेमा एक्सपीरियंस जो है वो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला, और ख़ासतौर पर ऐसी मूवी का वो कभी नहीं दिखेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को लाजमी सिनेमा में जाके देखें। भले आप 1 हफ्ते बाद देखें, 2 हफ्ते बाद देखें या कभी भी देखें, लेकिन सिनेमा में ही देखेगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में रिव्यू दिया है इस मूवी का, क्योंकि ये एंड गेम था भाई, एंड गेम। इसमें छोटा मोटा रिव्यू करवा के मैं निपटा सकता ही नहीं था। तो इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो लोग मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनको सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगा कि उन्होंने इतनी लंबी वीडियो देखी। तो इस वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप इसको कितने मार्क्स देना चाहेंगे। आई होप कि सब 10 आउट ऑफ 10 ही देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि समझ लीजिए अगला हफ्ता जो है वो एंड गेम के ऊपर ही होगा। अब मैं आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, इन सब के ऊपर डिस्कशन करूँगा कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है, इनका मूवी के अंदर क्या रोल था, ये सब चीज़ें। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं ये वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करते रहिएगा, वहाँ मैं छोटी मोटी अपडेट शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।